हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे, सप्लाई के मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ सप्लाई के फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। किस तरह से अदर फैक्टर्स होते हैं जो वो प्राइस पर इफेक्ट डालते हैं, और उस लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ सप्लाई एक्चुअली वर्क किस तरह से करता है, कैसे प्राइस अफेक्ट करती है उसके सप्लाई को, और किस तरह से सप्लाई रिएक्ट करती है सप्लाई चेंज होने की वजह से। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं उसके मीनिंग से कि सप्लाई होती क्या है। सप्लाई क्या होती है? क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच ए फर्म इज विलिंग टू सेल एट अ गिवन प्राइस। अब जो हमने थोड़ा रिवाइज करते हैं कि हमने जो डिमांड पढ़ी थी, डिमांड में बेसिकली क्या था कि हम कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से सोच रहे थे कि हमें कम से कम प्राइस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी के गुड्स लेने हैं, है ना? यही तो चीज़ था। या फिर हमें अपने टेस्ट एंड अकॉर्डेंस या इनकम की तरफ से या अपने फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की तरफ से सोचते थे कि एज ए कंज्यूमर। पर सप्लाई में उल्टा हो जाता है, हमें एज अ प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर के पर्सपेक्टिव से सोचना होता है। अगर आप खुद एक मैन्युफैक्चरर हैं तो आप क्या सोचेंगे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पर, यानी कि मैक्सिमम प्राइस पर मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ गुड सोल्ड कर सकूं। यही तो सोचोगे जिससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स हो, है ना? तो यही है सप्लाई का मीनिंग कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पर ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करना चाहते हैं या सप्लाई ऑफ गुड करना चाहते हैं इन द मार्केट, जिससे क्या होगा, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स होगी। अब यहाँ पे दो टर्म्स आती हैं, एक स्टॉक होती है, दूसरा सप्लाई। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं स्टॉक और सप्लाई के बीच में कि होता क्या है। तो स्टॉक क्या होता है? टोटल क्वांटिटी होती है जो हमें मार्केट में अवेलेबल होती है, जो मार्केट में अवेलेबल है एट अ सर्टेन टाइम। जो गुड्स ऑलरेडी मार्केट में है उसे हम कहते हैं स्टॉक। पर जो गुड्स जो गुड्स सेलर सप्लाई करना चाहता है, रेडी है, विलिंग है सप्लाई करने के लिए, उसे कहते हैं सप्लाई। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि स्टॉक और सप्लाई के बीच में क्या डिफरेंस है। अब जो है उसके बाद आता है सप्लाई स्केड्यूल एंड सप्लाई कर्व। ये एक्चुअली बेस लॉ ऑफ डिमांड नहीं, लॉ ऑफ सप्लाई के ऊपर है कि लॉ ऑफ सप्लाई कैसे काम करती है। प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है और प्राइस कम होने से सप्लाई घटती है। क्यों? क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हम अगर मैन्युफैक्चरर हैं या प्रोड्यूसर हैं ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो हम क्या चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस, यानी कि मान लीजिए आज प्राइस 100 रुपये है कोई गुड बनाने के, है ना? और तो हम चाहेंगे उसे 110 या 150 में बेचें। तो आप यही सोचेंगे अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकें। तो अब जो मान लीजिए आपने कॉस्ट लगी उसके बनाने में 80 रुपये, पर आपने क्या किया, आपने अपना प्रॉफिट जोड़कर उसे 100 रुपये में बेच दिया, ठीक है? तो अब वो 100 रुपये में मार्केट में बिक रहा है, पर क्या हुआ, आपके पास जो दूसरी वैरायटी का गुड है वो 110 रुपये का बिक रहा है। नहीं, 110 नहीं, 150 रुपये का बिक रहा है। तो आप बताइए आप कौन सा गुड ज़्यादा सप्लाई करना चाहेंगे, 150 रुपये वाला या 100 रुपये वाला? ज़्यादा से ज़्यादा बात है तो आप 150 रुपये वाला, 150 रुपये वाला गुड से सप्लाई करने का चाहेंगे। तो इससे क्या है, प्राइस में चेंजेस आने की वजह से भी ना कभी कभार सप्लाई भी चेंज हो जाती है। कभी कभार नहीं, सप्लाई चेंज होती है। मान लीजिए आप प्रोड्यूसर हैं और दो तरह के गुड्स बनाते हैं, एक के प्राइस कम है, एक के प्राइस ज़्यादा है। तो आप ज़्यादा प्राइस वाले को है ना, वो ज़्यादा मार्केट में बिकोगे, क्योंकि जिससे आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो। यही मैंने एक एग्जांपल लिया है, एक प्रोड्यूसर है जिसने 50 कारपेट का बनाने का ऑर्डर लिया है, ठीक है? तो ये 50 कारपेट बनाने का उसने ऑर्डर लिया है, तो ये लॉट में भेजा है। यानी कि पहले इसने बेची 10 कारपेट, फिर 15 कारपेट, फिर 25 कारपेट, और अलग अलग प्राइस पे। क्योंकि इसने पहले 10 बेची, एज अ सैंपल हो गया ना, जैसे उसने पहले 10 बेची, क्या पता आगे बाकी न बिके न बिके, उसने पहले 10 बेची ताकि बनाने से पहले एक बार ट्राई कर लेता हूँ कि ये आगे कारपेट बिकती नहीं है या बिकती हैं। तो इसने पहले 10 बेची, वो 35 रुपये पर डॉलर से थी। फिर इसने 15 बेची, वो 50 रुपये से हुई। उसने कहा मुनाफा तो है, तो उसने 25 बेची, वो 50 रुपये पर डॉलर से। तो यहाँ पर हमारा सप्लाई स्केड्यूल बन गया, 35 रुपये प्राइस से 10 कारपेट, 40 रुपये प्राइस से 15 कारपेट, और 50 रुपये प्राइस से 25 कारपेट। जब इसे हम यहाँ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि हमारी जो कर्व है
वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि अपवर्ड स्लोपिंग बन रहा है। देखिए यहाँ पे 10, 15, 25 और 35, 40, 50 इस तरह से हमारा जो कर्व है। अब देखिए ये है हमारी क्वांटिटी है ना, ये सब पार्ट क्या है, क्वांटिटी का पार्ट है, ये सब क्वांटिटी है। तो इस तरह से क्या है, हमारी जो सप्लाई है वो बढ़ती जा रही है इस तरह से। इस तरह से सप्लाई क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग है, यानी कि हमारी जो सप्लाई है, सेल्स है, वो प्राइस के बढ़ने के साथ साथ जो है बढ़ती जा रही है। तो मैंने एक्सिस वाई एक्सिस पे लिए हैं प्राइस और एक्स एक्सिस पे लिए हैं क्वांटिटी। इसके बाद है फैक्टर इफेक्टिंग, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं प्राइस से रिलेटेड और कौन कौन से अदर फैक्टर्स होते हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। पहला तो खुद उसके प्राइस, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं एक पहला वेरिएबल उसके खुद के प्राइस होते हैं। अगर कोई ऐसा आप प्रोडक्ट बना रहे हैं जो ऑलरेडी मार्केट में है, तो ऐसे ही उसके चेंज आने से ना, तो मान लीजिए आप वही प्रोडक्ट बना रहे हो जो मार्केट में अवेलेबल है पहले से ही, आप 40 रुपये बना रहे हो, 40 रुपये एक प्रोडक्ट के लगा रहे हो और बाकी 35 रुपये बेच रहे हैं, तो आपकी और उसकी सप्लाई में बहुत अंतर आएगा, क्योंकि लोग उससे ज़्यादा खरीदेंगे और आपकी सप्लाई को, आपके प्रोडक्ट को कम खरीदेंगे, तो आपकी सप्लाई कम हो जाएगी। द प्रोड्यूसर ऑफर more quantity of good at higher price and offers less quantity at low price। अब देखिए मान लीजिए आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी ऐसी क्वालिटी कहीं और है ही नहीं, तो इसलिए आपने उसके प्राइस 50 रुपये रखे हैं एक प्रोडक्ट के। अब जब तक उस जैसी क्वालिटी नहीं आएगी तो आपके जो प्रोडक्ट है वो तो एक लौता हुआ उस मार्केट में, तो सबसे ज़्यादा सेल्स उसी की होगी। और आप जैसे जैसे चाहेंगे, आप चाहेंगे कि 50 रुपये प्राइस में मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स, मैक्सिमम सेल्स कर सकूं, ताकि जो एक पीक पर पहुंच सकता है ना प्रोडक्ट, उतना पीक तक पहुंचा दूं और उसकी सेल्स मैक्सिमम कर दूं, यही करना चाहेंगे। पर मान लीजिए किसी और ने और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बना दिया और जिससे कि, और उसने आपसे महंगे प्राइस रख दिए पर क्वालिटी आपसे बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो लोग हैं सीधी सीधी बात है शिफ्ट हो जाएंगे उसके प्रोडक्ट में, क्योंकि क्वालिटी मैटर करती है। उससे क्या होगा, आपकी सप्लाई कम हो जाएगी, तो आप क्या है, आप अपने गुड्स बेचोगे, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट अभी अभी भी बिक रहा है। जो लोअर कंज्यूमर, जो लोअर इनकम ग्रुप है, वो आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे, पर क्या होगे, आप उसे लेस क्वांटिटी में बेचोगे। तो यहाँ पर क्या होता है, मोर प्राइस मतलब आप ज़्यादा ज़्यादा गुड सेल करने की कोशिश करोगे, और लेस क्वांटिटी के गुड आप कम क्वांटिटी, जो लो लेस प्राइस के होते हैं उसे आप क्या करोगे, कम क्वांटिटी में बेचने की कोशिश करोगे। उसके बाद आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में इसे ड्रोन करते हैं हम PZ से। द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। अब मार्केट में दो ऐसे कोई ना कोई प्रोडक्ट होते हैं जो आपस में सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, जैसे कि पेप्सी एंड कोक, है ना, सिमिलर बिल्कुल। अगर आपको पेप्सी नहीं मिलती तो आप कोक पी लेते हैं। टी एंड कॉफ़ी, अगर आपको टी नहीं मिलती तो आप कॉफ़ी पी लेते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। अगर उनके प्राइस में चेंज आता है, मान लीजिए किसी कारण से जो है टी 10 रुपये महंगी हो जाती है, तो आप क्या कहोगे, हम कॉफ़ी पी लेंगे, उतने प्राइस में तो कॉफ़ी आ जाती है, तो कॉफ़ी पी लेते हैं। और मान लीजिए उसके प्राइस टी के तो ऑलरेडी है ही कम, अगर कम है तो उसकी ज़्यादा डिमांड होगी, है कि नहीं। तो उनके प्राइस में चेंज होने की वजह से भी कभी कभार सप्लाई भी चेंज हो जाती है। अब मान लीजिए आप एक टी मैन्युफैक्चरर हैं, ठीक, तो यहाँ पर क्या है, अदर देन फैक्टर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप मान के चलिए आपके प्राइस रहेंगे कांस्टेंट, आपने चेंज नहीं किए। आप एक टी मैन्युफैक्चरर हैं, आपके प्रोडक्ट की प्राइस चेंज नहीं हुए। अब मान लीजिए 10 रुपये की जो 10 रुपये की कॉफ़ी आती थी ना, वो 12 रुपये की हो गई। उसके कारण से क्या हुआ, कॉफ़ी महंगी हो गई। कॉफ़ी महंगी होने से क्या होगा, सब लोग टी पीना स्टार्ट कर देंगे। टी पीने से क्या होगा, आपकी सप्लाई पहले यहाँ थी ना, अब प्राइस तो आपकी फिक्स है, पहले आप 8 रुपये में बेच रहे थे, है ना, तो आपने यहाँ, आपकी सप्लाई पहले यहाँ थी, प्राइस इतनी, क्वांटिटी इतनी, अब आपकी सप्लाई कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ, आप यहाँ बेचोगे, तो प्राइस तो सेम है ही, पर क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई। पर मान लीजिए कॉफ़ी किसी कारण से और सस्ती हो गई, उसने 5 रुपये में कर दी, जबकि आपकी कॉफ़ी जबकि आपकी टी 8 रुपये में जा रही है, तो लोग क्या करेंगे, फिर से कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर देंगे। तब आपकी सप्लाई कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, इस तरफ, है ना।
ये मैंने एरो इसलिए बनाया था कि आपको मैं यहाँ से यहाँ दिखाऊं, पर मैंने एक कर्व और बना दिया, उसे बोलिए आप S2। इसका मतलब है ये यहाँ पर इस तरह से शिफ्ट हो गई। अब आप ये क्या है, सप्लाई यहाँ थी पहले या यहाँ थी, कहीं भी मान लीजिए ये थी, तो अब यहाँ पर पहुंच जाएगी। ठीक है, अब क्या होगी, क्वांटिटी ये होगी, प्राइस तो सेम रहे आपकी, आपने 8 रुपए में टी बेच रहे थे अभी भी, पर क्या होगा, उससे आपकी जो प्राइस थे ऑल्टरनेटिव या सब्स्टिट्यूट गुड्स के, वो चेंज होने के कारण से आपकी सप्लाई भी चेंज होगी। और ये सप्लाई जो शिफ्ट होता है ये दोनों तरफ से हो सकता है। राइट वर्ड, जो राइट वर्ड होगा यानी कि ये हिस्सा यानी कि है ना, इस तरफ शिफ्ट होगा तो उसको कहेंगे इंक्रीज इन सप्लाई, और लेफ्ट वर्ड यानी कि इस तरफ होगा तो उसे कहेंगे डिक्रीज इन सप्लाई। अब यहाँ पर जो लिखा है वो भी पढ़ लेते हैं। द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी रिमेन्स एट सेम। अब यहाँ पे जो है प्राइस, जो टी के प्राइस थे हमने सेम रखे थे ना, 8 रुपए रखे थे, तो यहाँ पर सेम रहेंगे। दैट्स वाई द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइस ऑफ अदर गुड, जो अदर गुड थे यानी कि कॉफी थी, उसी के चेंज होने की वजह से हमारी सप्लाई में भी चेंज आएगा। An increase in the price of other good induces the firm to produce more of the other good। अब है ना, सब्स्टिट्यूट गुड ज्यादा, जैसे हमारे पास कॉफी थी, कॉफी कम प्राइस हो गए, 5 रुपए में मिलने लगी, तो क्या है, लोग ज्यादा से ज्यादा कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे क्या करेंगे, लोग हर बार कॉफी पियेंगे और लोग सोचेंगे ज्यादा से ज्यादा कॉफी बनाकर बेचें ताकि उन्हें प्रॉफिट हो, टी नहीं पियेंगे ना तब। तो यही कारण है सब्स्टिट्यूट गुड्स के वजह से जो सप्लाई चेंज होती रहती है। तो अब उसके बाद है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। जो टेक्निकल चेंजेस होते हैं वो भी एक मैटर करते हैं सप्लाई की वजह से। अब मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांस, अब मान लीजिए जो कॉफ़ी मशीन आ गई है, वैसे बहुत पहले से ही है, पर मान लीजिए अब नई तरह की कॉफ़ी मशीन आ गई है, उससे क्या होगा, एक साथ बहुत सारी कॉफ़ी बन सकती हैं, मिनटों में बन सकती हैं, पर कम लागत में, कम बिजली खाती है, या कम सामान लगता है, अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट देती है। उससे क्या होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉफ़ी पीने लगेंगे, है ना। अब कोरोना टाइम है तो उसे हाथ से, हर बार हाथ से बनानी कॉफ़ी बनानी झंझट नहीं है, लोग सिक्का डालेंगे, कॉफ़ी बन के हाथ हुआ तैयार। तो लोग क्या करेंगे, टी नहीं पियेंगे, कॉफ़ी पीने लगेंगे। जो ऑफिस आवर्स में वहाँ कॉफ़ी मशीन लगा दी जाएगी और लोग कॉफ़ी पिए करेंगे। तो टेक्निकल चेंजेस की वजह से भी क्या, सप्लाई भी कभी कभार बढ़ जाती है। तो आप समझ रहे होंगे इसका मतलब, है ना। उसके बाद आती है गवर्नमेंट पॉलिसी। अब मान लीजिए किसी, अभी गवर्नमेंट ने जीएसटी लगा दिया कॉफी के ऊपर कि 10% जीएसटी अब से लगेगा, तो उससे क्या है, प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। अब प्रोडक्ट महंगा होने की वजह से उसके प्राइस भी बढ़ जाएंगे। प्राइस बढ़ने से क्या होगा, लोग कॉफी पीना बंद कर देंगे, क्योंकि जितने रुपए में कॉफी, एक कॉफी आया करेगी, उतने में लोग 2 चाय पी लिया करेंगे। उससे क्या होगा, लोग अदर चीजों पे शिफ्ट हो जाएंगे। वही सब्स्टिट्यूट गुड वाला गुड्स है ना, सब्स्टिट्यूट वाला गुड्स वाला वो हो जाएगा एग्जाम्पल। और डिक्रीज हो जाएगा टैक्स, तो फिर से लोग कॉफी पीना स्टार्ट कर देंगे। अब सब्सिडी, कभी कभार उनके अच्छे कामों से या फिर कोई डोनेशन की वजह से उन्हें सब्सिडी दी जाती है, या फिर जो अभी जो चला था स्टार्टअप इंडिया का जो चला था, उसकी वजह से जो छोटे छोटे लोकल मैन्युफैक्चर थे उन्हें सब्सिडी दी गई थी। उससे क्या है, उनका बिजनेस ग्रो करने लगा था, तो कभी कभार सब्सिडी भी ही उन्हें दी जाती है, जिससे उनकी सप्लाई बढ़ जाती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो उनकी लागत बनाने में खर्चा आता है ना, वो भी एक मेन रोल निभाता है। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में के प्राइस महंगे हो जाएं तो उससे क्या होगा, उसकी लागत भी महंगी आएगी और अपना उस पर प्रॉफिट लगाएगा कम मैन्युफैक्चरर, फिर प्राइस में बेचेगा। उससे क्या है, लोग उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी महंगा हो चुका है। और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के जो है, मतलब कॉस्ट है उसकी बनाने की प्रोडक्ट की, वो कम आएगी, तो उससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट भी आ जाएगा और आप उसे कम कीमत में बेच भी सकोगे, जिससे ज्यादा ज्यादा आप सप्लाई कर पाओगे। तो ये थे इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ सप्लाई। आपको, आई होप आपको समझ आ रहा होगा सब कुछ अभी तक। उसके बाद आते हैं लॉ ऑफ सप्लाई पे। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सप्लाई, कि लॉ ऑफ सप्लाई है क्या, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट या सेम। जो अदर थिंग्स होती है ना वो रिमेन सेम, जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं वो सेम रहेंगे, है ना। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स वो सेम रहेंगे। कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो सेम रहेंगे, है ना। जो अदर थिंग्स है ना, बाकी सारी की सारी चीजें
वो सेम रहेंगी एज इट इज, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, ना इंक्रीज ना डिक्रीज, कुछ भी नहीं, कांस्टेंट नील। पर क्वांटिटी सप्लाई में क्या होगा, क्वांटिटी सप्लाई चेंज होगी, डायरेक्टली रिलेटेड होगी विद द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जो टी के प्राइस हैं वो इसकी सप्लाई पे सिर्फ निर्भर करेंगे, जो सप्लाई होगी वो इसके प्राइस पे ही निर्भर करेगी, बस ये लॉ ऑफ सप्लाई का कहना है। यहाँ पे जो मैंने लिखा है सप्लाई फंक्शन पीएस, सेटरस पेरिविस का मतलब सेम होता है, सेम मतलब ये होता है सेटरस पेरिविस का मतलब रिमेनिंग दी अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। जो सब चीज होती हैं वो अदर थिंग्स होती है ना, बाकी की सारी कांस्टेंट रहेंगी, है ना, कोई इनमें चेंज नहीं आएगा। व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज, अब प्राइस ऑफ अ कमोडिटी का मतलब यहाँ पे मैन्युफैक्चर से लेना, कंज्यूमर पे बिल्कुल मत जाना, आप सिर्फ मैन्युफैक्चर के पर्सपेक्टिव से सोचिए। ज्यादा प्राइस पे आप क्या करोगे, ज्यादा सेल्स करने की सोचोगे, तो इससे क्या होगा, इट्स क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज। व्हेन द प्राइस फॉल्स, तो आप उसकी क्वांटिटी भी कम कर दोगे। जब प्राइस कम हो जाएंगे तो आप उसकी क्वांटिटी भी कम कर दोगे ना, क्योंकि ताकि मार्केट में फिर से ललक उठे उसके और लेने की, कि सोचें कि हाँ ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसे फिर से परचेज करते हैं, तो उससे क्या है उसकी सप्लाई फिर बढ़ने लगेगी, कि आप उसके प्राइस ही बढ़ाओगे, फिर से उसे और हाई प्राइस भी बिकोगे। ऐसे क्या है यहाँ पर, अगर मैंने प्रेजेंट किया है, प्राइस बढ़ते हैं तो सप्लाई भी बढ़ती है, और प्राइस घटते हैं तो सप्लाई भी घटती है। तो ये है लॉ ऑफ सप्लाई का कहना। और अगर आप देखना चाहें तो मैंने यहाँ पर आपको पहले ही दिखा दिया था सप्लाई स्केड्यूल और सप्लाई कर्व की वजह से, कि किस तरह से जो हमारे सप्लाई कर्व और सप्लाई स्केड्यूल बनते हैं, और किस तरह से प्राइस के बढ़ने से हमारी सप्लाई बढ़ती है। तो अब क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई और चेंज इन सप्लाई, ये दो मेजर फैक्टर हैं जो आपको समझने जरूरी है, जिससे आपको समझ में आएगा कि प्राइस और अदर फैक्टर कैसे वेरी करते हैं इसकी सप्लाई को। जैसे कि यहाँ पर लिखा है चेंज इन सब क्वांटिटी सप्लाई। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई क्यों चेंज होती है, सिर्फ चेंज होती है उसके प्राइस की वजह से, कि प्राइस में जो भी चेंज आएगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, उसकी चेंज होने की वजह से उसके प्राइस भी चेंज होते हैं। यहाँ पर चेंज इन सप्लाई का कहने का मतलब है अदर फैक्टर से, यहाँ पर प्राइस रहेंगे कांस्टेंट। यहाँ चेंज इन सप्लाई में प्राइस कांस्टेंट रहेंगे, पर जो चेंजेस आएंगे उसकी सप्लाई में वो होंगे सिर्फ अदर फैक्टर की वजह से। जैसे अ मूवमेंट अलोंग विद सप्लाई कर्व इज कॉज्ड ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड एंड अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। जैसे यहाँ पे एक्सपेंशन भी होगा, कॉन्ट्रैक्शन भी होगा। अब देखिए एक्सपेंशन का मतलब ये होगा, यानी कि अपवर्ड स्लोपिंग का होगी कर्व, सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस बढ़ने की वजह से क्वांटिटी भी बढ़ेगी। देखिए यहाँ पे P1 पे Q1, P2 पे Q2 और P3 पे Q3। ऐसे ही अगर हम कॉन्ट्राडिक्शन पे आएंगे तो ऐसे नीचे की तरफ जाएंगे, यानी कि P3 से Q2, है ना, जैसे ये पहले मान लीजिए यहाँ पर था सप्लाई, अब यहाँ पर शिफ्ट हो गया, फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये क्या होगा, इसे कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। अब यहाँ चेंज इन सप्लाई में क्या होगा, अदर फैक्टर की वजह से। अदर फैक्टर क्या, इसके टेक्नोलॉजी चेंजेस की वजह से, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड की वजह से, और प्राइस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से, है ना, फैक्टर ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से, जितने ही फैक्टर्स होंगे अदर्स, उन सब की वजह से क्या होगा, उसकी प्राइस में भी चेंज आएगा। मान लीजिए टेक्निकल चेंज हुई और अच्छी वेंडिंग मशीन लगा दी गई, जिससे क्या है कॉपी आराम से मिलने लगी, अवेलेबल हो गई, इजी तरह से अवेलेबल। तो टेक्निकल चेंजेस आने की वजह से क्या, कॉपी की सप्लाई भी बढ़ गई, जिससे क्या होगा, जो पहले सप्लाई था ना, ये सप्लाई कर्व, ये शिफ्ट हो जाएगा S से S1 की तरफ। A shift in supply is caused by the change in the factors other than the price। जो अदर देन दी प्राइस फैक्टर्स होंगे उनकी वजह से ही सप्लाई में चेंज आएगा, या तो वो इंक्रीज होगी, वहां तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज एंड डिक्रीज होगा। यहाँ पर प्राइस रहेंगे सेम, प्राइस ऑफ दी जैसे कॉफी हुई, अदर जो मेन क्वांटिटी के गुड होंगे, जो प्राइस हो गए उसके, वो सेम रहेंगे हमेशा। यहाँ पर सेम है, देखिए प्राइस यहाँ पर भी सेम है, और इस तरह से ये लाइन सीधी जा रही है ना, यहाँ पर उसकी सप्लाई यानी कि प्राइस है ना वो सेम है, बस यहाँ पे क्वांटिटी में वेरिएशन आएगा। वो वेरिएशन किन वजह से आएगा, वो उनके अदर फैक्टर की वजह से आएगा। तो ये था
सप्लाई के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आए और आपको सब कुछ समझ आया होगा सप्लाई के बारे में कि सप्लाई किस तरह से वेरी करती है और किस तरह से उसके फैक्टर्स होते हैं और क्या मीनिंग है और क्या उसका लॉ ऑफ सप्लाई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।